नमस्कार दोस्तों। आज का सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जिसके अंदर आज हम लोग समझेंगे यदि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और उस पर यूडीएल एंड पॉइंट लोड दोनों लग रहे हों तो उसके लिए शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं। इस क्वेश्चन को समझने के लिए वीडियो पूरा जरूर देखें और जो भी मैं बोलता हूं उसको भी ध्यान से सुनने की कोशिश करें। अब चलते हैं आज का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है ड्रॉ अ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर द फॉलोइंग बीम। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर डायग्राम दिया गया है तो हमारी एक मेहनत बच जाएगी कि हमें डायग्राम बनाने में दिमाग नहीं लगाना पड़ा। तो क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर दिया है ए बी एक बीम है और जिसकी लेंथ कितनी दी है 5 मीटर और उसके सेंटर में एक लोड लग रहा है 10 किलो न्यूटन पर मीटर यूडीएल। और यूडीएल लोड के जो जो आपका ए वाला एंड है यहाँ से 1 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट लोड लग रहा है 10 किलो न्यूटन का, और बी जो हमारा राइट हैंड साइड वाला है यहाँ से भी 1 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट लोड लग रहा है 20 किलो न्यूटन का। मतलब टोटल 3 लोड लग रहे हैं। इसके लिए हमें शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है। तो जो मेरा सॉल्व करने का तरीका है उसके जो भी स्टेप है उनको आप ध्यान से सुनते जाएंगे और समझते जाएंगे तो ये डायग्राम जरूर समझ में आएगा। तो यहाँ पर डायग्राम में हम देख रहे हैं कि कितना 10 किलो न्यूटन दिया है और 20 किलो न्यूटन पॉइंट लोड दिए तो यूडीएल दिया है 10 किलो न्यूटन पर मीटर। और हमारा जो ए एंड बी है उस पर दो कौन से रिएक्शन फोर्स लगे हुए हैं। रिएक्शन फोर्स मतलब जो भी हमारी बीम है उसको उसके लोड को बियर करने के लिए। तो हमारे जो रिएक्शन फोर्स है उनकी वैल्यू यहाँ पर गिवन नहीं रहती है। तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ता है जो आर ए और आर बी जो रिएक्शन फोर्स है इनकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए जो कंसेप्ट लगते हैं वो शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट के लगते हैं। याद रखें इस डायग्राम के नीचे कैलकुलेशन ना करें, कोशिश करें, क्योंकि इस डायग्राम के नीचे अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको डायग्राम बार बार बनाना पड़ेगा। तो यदि आप डायग्राम बार बार बनाने से बचना चाहते हैं तो आप इसकी साइड में कैलकुलेशन करके रखें। तो हमें क्या करना, सबसे पहले जो कैलकुलेट क्या करना, रिएक्शन फोर्स आर ए एंड आर बी, इसके कैसे कंसेप्ट होते हैं और कौन से कंसेप्ट यूज करेंगे आर ए आर बी को कैलकुलेट करने के लिए, ध्यान से सुनते जाएं। सबसे पहले जो यहाँ पर डायग्राम दिख रहा है, अगर कोई और भी डायग्राम है उस पर यूडीएल लोड लग रहा है तो उस यूडीएल लोड को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करके एक टेम्परेरी डायग्राम बनाकर रखें जिससे कि आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाए। जैसे कि मैं कैलकुलेशन के लिए ये जो डायग्राम दिया इसका एक टेम्परेरी डायग्राम यहाँ पर बना के दिखा रहा हूँ। तो हमें सबसे पहले जैसे कि यहाँ पर ए बी बीम है, ए बी बीम को ऐसे ही ए बी आप बना लें जैसे मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। हमने मान लिया कि यहाँ पर क्या एक सपोर्ट लग रहा है और एक यहाँ पर सपोर्ट लग रहा है। इसको क्या माना मैंने, आर ए माना हुआ है, इसको क्या माना, आर बी माना हुआ है जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। अब यहां पर क्या लग रहा है, 1 मीटर की दूरी पर एक लोड लग रहा है, कितना, 10 किलो न्यूटन का। तो उसको लिखकर रख ले, कितनी मीटर की, 1 मीटर की दूरी पर, तो 1 मीटर पूरी डिस्टेंस जो भी दिए उसको भी लिखकर रखें जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए। इधर भी 1 मीटर की दूरी पर दिया हुआ है तो ऐसे पॉइंट लोड सबसे पहले जहां पर भी दिए हैं उनको लगाकर रख लें। ये कितनी दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर। ऐसा मैंने इसको कैलकुलेट करके रख लिया। अब हमारे यूडीएल लोड की बारी आई, इसको हमें पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है। तो ये यूडीएल लोड होता है, इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने का तरीका होता है जितनी दूरी के अंदर ये यूडीएल लोड लगता है उतनी दूरी का हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे टोटल डिस्टेंस कितनी है, 5 है। 1 अगर इधर चली जाएगी, 1 इधर चली जाएगी तो इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी बचेगी, यहाँ पर 3 मीटर बचेगी। कितनी बचेगी, 3 मीटर। तो हमारा यूडीएल लोड कितनी दूरी में लग रहा है, 3 मीटर की डिस्टेंस में लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो भी यहाँ पर लोड दिया है, कितना दिया है, यहाँ पर 10 किलो न्यूटन पर मीटर दिया हुआ है, तो इसमें हम क्या कर देंगे, 3 मीटर का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा और इसका इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 30 किलो न्यूटन। तो हमारा जो पॉइंट लोड में कन्वर्ट होकर जो वैल्यू बनेगी वह कितनी बनेगी, 30 किलो न्यूटन। और याद रखें जब भी ये पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो जाएगा यूडीएल लोड, वह हमेशा सेंटर पर एक्ट होता है। तो जो हमारा सी से डी की डिस्टेंस है उसके सेंटर पर एक्ट होगा। तो हम यहाँ पर एक्ट कर देते हैं इसको, सेंटर पर कितना है, 30 किलो न्यूटन।
तो सेंटर पर जब एक्ट होगा तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी है 3 मीटर, तो हमारी आधी आधी इधर उधर डिवाइड हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 1.5 मीटर इधर हो जाएगी और 1.5 मीटर इधर हो जाएगी। ये जो कन्वर्ट करना है यूडीएल से पॉइंट लोड में, इसको आप जरूर सीखें जिससे आपको कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाए। तो टोटल डिस्टेंस है उसको भी यहाँ पर हम दिखाने की कोशिश करें, कितनी है 5 मीटर, तो यहाँ पर ऐसे 5 मीटर दिखा दें। अब हमारा डायग्राम में पॉइंट लोड में कन्वर्ट होगा। अब इसके जस्ट बाद हम क्या करेंगे, आर ए और आर बी निकालेंगे रिएक्शन फोर्स। तो उसके लिए हमें एक हेडिंग डालना पड़ती है, उस हेडिंग को मैं बता देता हूँ क्या लिखना है। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो भी हमने डायग्राम बनाया उसमें नंबरिंग देना भूल गए। तो देख रहे हैं ए वाला एंड ए है और ए वाला बी एंड। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए लिख देंगे, तो इसको एंड को क्या लिख देंगे, बी लिख देंगे। और जो ऑलरेडी पहले से सी ए था हमारा और डी ए था। अब हमने कई बार पहले जब कैंटिलीवर भी पढ़ाई थी तो उसमें क्या पढ़ाया था मैंने, यदि यूडीएल लोड लगा हुआ है उसके जस्ट बाद मतलब इसके जो हमारा जो यूडीएल लोड लगा उसके जस्ट बाद हमारा किधर को लेफ्ट हैंड साइड की ओर यदि कोई लोड पॉइंट लोड लग रहा है, तो यहाँ पर दिख रहा है यूडीएल लोड लगा, उससे जस्ट चिपका हुआ कौन सा लगा, पॉइंट लोड लगा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, जो बीच में हम जो हम इसको जो हमारा यूडीएल लोड है उसको पॉइंट लोड में जब कन्वर्ट करते हैं तो उसको भी हम कुछ ना कुछ नंबरिंग दे के रखते हैं। नंबरिंग देने का मतलब जो यहाँ पर सी है उसके जैसे ही देते हैं, यहाँ से कि यहाँ पर सी पॉइंट है तो इसको हम क्या दे देंगे, C1 दे देंगे। क्योंकि हम जानते हैं जब हम जो भी हम जो डायग्राम बनाएंगे, शियर फोर्स डायग्राम बनाएंगे, उसमें जो ये जो वैल्यू रहती है इसकी इसकी जो हमारा यूडीएल लोड है, इसको हम किस पे दर्शाते हैं, पूरा सी पर ही दर्शाते हैं। तो हम क्या देखेंगे, जो भी C1 पे वैल्यू निकलेगी शियर फोर्स की उसको भी हम C1 पे दर्शाएंगे। इसलिए हमने इसको क्या दे दिया, एक पॉइंट का नाम दे दिया। लेकिन अगर ये चिपका हुआ नहीं रहता, यहां से इसके साथ जस्ट चिपका हुआ नहीं लगा रहता, तो हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब हम चलते हैं, यहाँ पर ऐसी हेडिंग डाली, फर्स्ट फाइंड आउट रिएक्शन फोर्स आर ए एंड आर बी अकॉर्डिंग टू शियर फोर्स थ्योरी। शियर फोर्स थ्योरी कहती है कि यदि एक बीम पर जो भी हमारे ऊपर से नीचे मतलब डाउनवर्ड फोर्सेस लग रहे हैं, वर्टिकल फोर्सेस, और नीचे से ऊपर की ओर अपवर्ड फोर्सेस लग रहे हैं, उन सभी का योग 0 होता है। या फिर दूसरी तरह हम कह सकते हैं कि जो भी ऊपर से नीचे की ओर फोर्स लग रहा है, डाउनवर्ड फोर्सेस इक्वल, उनका योग इक्वल टू नीचे से ऊपर लगने वाले फोर्सेस का योग होता है। जैसे कि यहाँ पर नीचे से ऊपर कौन कौन से लग रहा है, आर ए और आर बी लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे, आर ए प्लस आर बी लिख देंगे। और कोई फोर्स नहीं लग रहा तो इक्वल दबा देंगे। और फिर ऊपर से नीचे की ओर कौन से फोर्स लग रहा है, एक तो 10 लग रहा है, प्लस कौन सा लग रहा है 30 लग रहा है, प्लस 20 लग रहा है। तो इन सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 30 20 प्लस 60 हो जाएगा, 60 किलो न्यूटन। तो हमारी इक्वेशन एक कौन सी बन जाएगी, 1 बन जाएगी, क्योंकि इसमें 2 अननोन है। अब हम क्या करेंगे, जो बेंडिंग मोमेंट है या मूवमेंट के कंसेप्ट को लगाएंगे, उससे हम कोई एक वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर हम इसमें उस वैल्यू को रख देंगे, इससे हमारी दूसरी वैल्यू भी निकल आएगी। तो उसके लिए जो हेडिंग डालते हैं वो भी देख लें आप। तो यहाँ पर इतनी सारी जो थ्योरी लिखी हुआ है आपको नहीं लिखना है, सिर्फ जो मैं बता रहा हूँ ऐसा लिख देना, अकॉर्डिंग टू मूवमेंट थ्योरी। तो जो मैंने यहाँ पर साइन लिखी, टेकिंग अ मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए, ये यहाँ तक लिखना है। क्या लिखना है, अकॉर्डिंग टू मूवमेंट थ्योरी, और फिर लिखना टेकिंग अ मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए। जो हमने लिखा टेकिंग डाउनवर्ड फोर्स नेगेटिव एंड अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव, ये हमने सीखने के लिए लिखा है। याद रखें, इसका मतलब है कि जितने भी जो ऊपर से नीचे की ओर फोर्स लग रहा है, इनका जब हम किसी पॉइंट के अबाउट, कौन से लेफ्ट हैंड साइड वाले पॉइंट के अबाउट जब मूवमेंट लेंगे, तो हम हमेशा क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। और जो हमारे नीचे से ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है, इसका जब हम लेफ्ट हैंड साइड के किसी फोर्स के अबाउट मूवमेंट लेंगे, तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो ध्यान रखना हमें साइन का। तो हम देख रहे हैं, हमने यहाँ पर हमेशा जो मेरा सॉल्व करने का तरीका है उसमें हमेशा हम इधर से राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की ओर चलते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो यहाँ पर पॉइंट है ए, इसके अबाउट हम मूवमेंट ले रहे हैं। तो जो पहला फोर्स यहाँ पर लग रहा है आर बी, नीचे से ऊपर की ओर लग रहा है, और जिस पॉइंट के अबाउट हम मूवमेंट ले रहे हैं वहां तक की डिस्टेंस देखेंगे, तो फोर्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर बी हो जाएगा। और ए तक की जिस पॉइंट के अबाउट हम मूवमेंट ले रहे हैं वहां तक की हमें डिस्टेंस देखना है, तो कितनी है, 5 मीटर है। ये नीचे से ऊपर लग रहा है, हमने क्या ले लिया, पॉजिटिव ले लिया। दूसरा फोर्स यहाँ पर कितना लग रहा है, 20 लग रहा है, ऊपर से नीचे लग रहा है, हमने तो नेगेटिव लेंगे और 20 लिख देंगे। और मल्टीप्लाई जहां पर फोर्स लग रहा है वहां से जिस पॉइंट के अबाउट हम मूवमेंट ले रहे हैं वहां तक की डिस्टेंस, तो हम देखेंगे यहाँ पर 1.5 1.5 और 1 कितनी हो जाएगी, टोटल 4 हो जाएगी। तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे।
नेक्स्ट फोर्स कितना लग रहा है, 30 लग रहा है, तो यहाँ पर माइनस कितना लिखेंगे, 30 लिखेंगे। और जिस पॉइंट का हम मूवमेंट ले रहे हैं वहां तक की हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 1 इंटू 1.5, सॉरी 1 प्लस 1.5 कितनी हो जाएगी, 2.5। तो यहाँ पर जो 30 किलोमीटर जहां पर लग रहा है वहां से यहीं तक की डिस्टेंस 2.5 हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2.5। फिर से एक और फोर्स लग रहा है 10 किलोमीटर का, तो 10 किलोमीटर की जगह ऊपर से नीचे लग रहा है तो माइनस फिर लिख देंगे, मल्टीप्लाई 10 से जहां पर लग रहा है वहां से यहीं तक की डिस्टेंस कितनी है, 1 है। और इक्वल हम कितना लिख देंगे, 0 लिख देंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो RB हो जाएगा इंटू 5। अब इधर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 80 माइनस, इसको जब इसमें कैलकुलेट करेंगे तो ये आना चाहिए, लगाओ मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 75 आ रहा है, तो माइनस 10 आ जाएगा इक्वल टू 0। इसको हम ऐड कर देंगे तो RV इंटू 5, इन सबको हम जब ऐड करेंगे क्योंकि तीनों ही माइनस में है तो ये आ जाएगा लगभग 165 इक्वल टू 0 हो जाएगा। RV इंटू 5 इक्वल किस तरफ आएगा, तो पॉजिटिव हो जाएगा 165। और RB जब हम वैल्यू निकालेंगे तो 165 की जगह 165 रहेगा, और जो इसमें मल्टीप्लाई में हुआ इसके बटे में आ जाएगा। तो RB इक्वल टू जो हम इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आ रहा है 33 किलो न्यूटन। तो RB इक्वल टू हमने जो निकाला है उसको हमें यहाँ पर लिखना है, तो कितना है 33 किलो न्यूटन, या फिर आप यहाँ भी लिख सकते हैं 33 किलो न्यूटन। अब हम क्या करेंगे, इसको जो इक्वेशन बने तो हम क्या करेंगे, पुट RV इक्वल कितना 33 किलो न्यूटन इन इक्वेशन फर्स्ट जो मैंने इधर मानी हुई थी। तो इस इक्वेशन को उतारेंगे, क्या लिखेंगे, RA लिखेंगे हम, प्लस RV की वैल्यू कितनी लिखना है हमें, 33 लिखना है, इक्वल टू कितना है 60 है। अब हम क्या करेंगे, RA निकालना है अगर मुझे, तो 60 की जगह 60 रहेगा, तो 33 इधर आ जाएगा तो माइनस में 33 हो जाएगा। और RA इक्वल टू जो वैल्यू आएगी वो आएगी कितनी आएगी, 27 आ जाएगी, 27 किलो न्यूटन। तो इस तरह हमारी RA इक्वल टू क्या निकल आई हमारी 27 किलो न्यूटन। और यहाँ भी लिख दें, इससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए, 27 किलो न्यूटन। तो इतना हमें निकालने के बाद पहला स्टेप एक कंप्लीट लिखने के बाद हमें आगे बढ़ना है। अब यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं इसको साफ कर देता हूँ और आगे के स्टेप सॉल्व करता हूँ। तो ऐसी हेडिंग डालने के बाद नाउ कैलकुलेट शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, जिसमें शियर फोर्स सबसे पहले निकालना है। तो जो साइन हमने यहाँ पर लिखे ये हमें नहीं लिखना है, ये मैंने आपको सीखने के लिए लिखा। जब शियर फोर्स निकालते और ऊपर से नीचे की ओर डायरेक्शन है पॉइंट लोड की, तो हम क्या लेंगे, उसके लिए पॉजिटिव लेंगे, और जब नीचे से ऊपर की ओर है तो हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड की ओर चलते हैं। तो जो पहला यहाँ पर पॉइंट है बी, तो पॉइंट बी पर हम क्या निकालेंगे, शियर फोर्स निकालेंगे। उसको लिखने का तरीका है ऐसा लिखना, एस एफ और यहाँ पर ऐसा बी लगा देंगे, जिसका मतलब होता है जो हमारा शियर फोर्स एट अ पॉइंट बी, वो इक्वल दबा देना है। तो जो भी यहाँ पर फोर्स है उस फोर्स को यहाँ पर देखना है, नीचे से ऊपर की ओर लग रहा है या फिर ऊपर से नीचे की ओर। तो नीचे से ऊपर की ओर डायरेक्शन है तो इसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, और जो वैल्यू है उसको लिख देंगे, उसकी यूनिट लिख देंगे। क्योंकि हम जानते हैं जो जिस पॉइंट पर हम शियर फोर्स निकालते हैं उस पर जो फोर्स लग रहा है उसको कंसिडर करते हैं, उसके राइट हैंड साइड में जितने भी फोर्स लग रहा है उनको भी ऐड करके चलते हैं। तो बी पर जो फोर्स लग रहा है सिर्फ एक ही लग रहा है, उसके राइट हैंड साइड में कुछ भी इधर वैल्यू नहीं है, तो हमने मान लिया कि वो इस पर जो फोर्स हो गया -33 किलो न्यूटन। अब सेकेंड पॉइंट है यहाँ पर डी है, तो डी पर निकालेंगे, उसके लिए हम क्या लिखेंगे, एस एफ डी, शियर फोर्स एट अ पॉइंट डी, वो इक्वल दबाएंगे यहाँ पर। अब जो यहाँ पर लिखा डी, उस पर पॉइंट देखेंगे कौन सा लोड लग रहा है, एक यहाँ पर पॉइंट लोड लग रहा है डी पर 20 किलो न्यूटन का, ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है तो हम उसको पॉजिटिव लेंगे, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 20। अब जिस पॉइंट पर हम निकाला शियर फोर्स उस पर जो लोड लग रहा है उसको कंसीडर करते हैं, इसके अलावा उसके राइट हैंड साइड में जितने भी फोर्स लग रहे हैं उनको भी साथ में लेके चलते हैं। तो डी और डी के राइट हैंड साइड में सिर्फ एक फोर्स लग रहा है, बी पर कितना लग रहा है 33 किलो न्यूटन, लेकिन नीचे से ऊपर की ओर लग रहा है तो हम इसको क्या लेंगे, माइनस लेंगे, तो हम कितना लिख देंगे 33 किलो न्यूटन। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा, -13 किलो न्यूटन बचेगा, क्योंकि नेगेटिव वाली वैल्यू अधिक है। यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, -30 किलो न्यूटन। अब सी के बाद नेक्स्ट पॉइंट कौन सा, C1।
पर जो हमें शियर फोर्स निकालना, सिर्फ शियर फोर्स कैलकुलेट करते समय निकालना, बेंडिंग मोमेंट में इसकी कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, एसएफ C1, मतलब C1 के ऊपर हम क्या निकाला है, शियर फोर्स निकाला है। तो C1 पर कौन सा फोर्स लग रहा है, 30 किलोमीटर का लग रहा है, ऊपर से नीचे लग रहा है, तो इसको हम 30 लिख देंगे। अब हम देखेंगे इसके राइट हैंड साइड में कुछ और फोर्स लग रहा है, जैसे कि डी पर लग रहा है और बी पर लग रहा है। तो डी पर कितना लग रहा है, 20 लग रहा है, ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है, तो प्लस क्या कर देंगे हम यहाँ पर 20 कर देंगे। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे एक और फोर्स लग रहा है आरबी, नीचे से ऊपर की ओर लग रहा है, तो हम इसको क्या कर देंगे, नेगेटिव लिखेंगे और 33 वैल्यू उसको लिख देंगे। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये देखो कितना हो जाएगा, 30 20 50 हो जाएगा, -33 चला जाएगा, तो ये बचेगा 17 बचेगा। कितना बचेगा, 17 बचेगा। तो मैं लिख देता हूं इसको, और कैसा बचेगा, पॉजिटिव बचेगा, क्योंकि ये 250 हो रहा है, पॉजिटिव वाली वैल्यू अधिक है। तो हम क्या लिख देंगे, 17 किलो न्यूटन। नेक्स्ट पॉइंट C1 के बाद C पॉइंट है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, SAFC। अब C पर जो लोड लग रहा है 10 किलो न्यूटन का लग रहा है, ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है, तो हम 10 लिख देंगे। और C के राइट हैंड साइड में जितने फोर्स लग रहा है उन सबको लेके चलेंगे। C के राइट हैंड साइड में पहला फोर्स लग रहा है C1 पर 30 किलो न्यूटन, ऊपर से नीचे लग रहा है, तो प्लस कर देंगे कितना, 30। फिर देखेंगे D पर एक लोड लग रहा है 20 किलो न्यूटन, वो भी ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है, तो 20 लिख देंगे। और एक और फोर्स लग रहा है आरबी, वो नीचे से ऊपर की ओर लग रहा है, तो माइनस कर देंगे 33। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो जो मैंने कैलकुलेट करके रखा है उसकी वैल्यू आ रही 27 किलो न्यूटन, 27 किलो न्यूटन। अब सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर एक विशेषता होती है, याद रखें, कि जो हमारा लास्ट पॉइंट ए है, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला एंड है, उससे पहले वाले पॉइंट पर जितना भी लोड आता है शियर फोर्स, उसको हम सेम लिख देते हैं। जैसे कि यहां पर हम लिखेंगे SAFA, मतलब जो पॉइंट ए है उस पर हम शियर फोर्स की वैल्यू कितनी लिखेंगे, जो उससे जस्ट पहले वाले पॉइंट पर आई। तो जस्ट पहले वाले पॉइंट पर कौन सी आई, 27 किलो न्यूटन, तो इसकी भी हम डायरेक्ट 27 किलो न्यूटन लिख देंगे। तो इस कंसेप्ट को आपको याद रखना, कोई भी किसी भी प्रकार की बीम हो, जो भी हमारा लास्ट एंड है उससे पहले कोई भी सेंटर पे एक ही लोड क्यों ना लग रहा हो, जैसा भी लग रहा हो उसकी सेम की सेम वैल्यू लिख देते हैं। जैसे कि ए से पहले C पर जो भी वैल्यू आई वह हम ए पर भी लेके चलेंगे। तो हमने शियर फोर्स की वैल्यू सारी कैलकुलेट कर ली। अब शियर फोर्स की वैल्यू चाहे तो हमारे पास जगह नहीं है, तो मैं इसको यहाँ पर शो करा देता हूँ। शो कैसे कराना आपको ध्यान रखना, जैसे मैंने बताया था, शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए हम सीधी जो यहाँ पर पॉइंट है, जैसे कि यहाँ पर पॉइंट है C, ओरिजिनल डायग्राम लेके चलें, उसमें ऐसी लाइन खींच दें सीधी वर्टिकल। C के बाद D पॉइंट है तो D पे खींच दें, और D के बाद B वाला पॉइंट है, इस पे खींच दें। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर डायग्राम बनाना, शियर फोर्स वाला डायग्राम बनाना, तो ये कैसे हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देंगे, और ऊपर हम क्या लेके चलेंगे, पॉजिटिव लेके चलेंगे, और नीचे नेगेटिव लेके चलेंगे। अब यहाँ पर दिख रहा है जो पॉइंट B है, ये दिख रहा है, यहाँ पर B की वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पर D की वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पर C की लिखेंगे, यहाँ पर A की लिखेंगे। तो B पर जो वैल्यू है -33 है, तो माइनस हम नीचे लेके चलेंगे, तो हमने मान ली यहाँ पर कितनी है, 33 वैल्यू है, और इसको यूनिट भी लिखना है किलो न्यूटन। उसके बाद D तक कोई भी लोड नहीं है, तो D तक देखेंगे ये कैसे चलेगा, एकदम से रेक्टेंगुलर चलेगा, तो सीधी सीधी लाइन चलेगी, कैसी, इस तरह है। इसके बाद हम देख रहे हैं ये जो लाइन चलने के बाद ये जो वैल्यू है, इसके बाद कौन से D पर देखेंगे, तो D पर वैल्यू कितनी है, -13 है। कितनी है, -13 है। तो D पर भी चलना, तो हमने यहाँ पर मान लिया ये ऊपर क्यों चलेगा, क्योंकि 33 ज्यादा है और 13 कम होता है, तो हमने यहाँ पर कितना लिख देंगे, 13। तो नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि नीचे हम नेगेटिव ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम पहुंचे। इसके बाद हम देख रहे हैं, जैसा मैंने बताया था कि बीच में यहाँ पर हमने पॉइंट लोड में कन्वर्ट जरूर किया, उसको नंबरिंग भी दी, लेकिन हम C पर सारी वैल्यू शो कराए। तो यहाँ से हमें क्या चलना है, ऊपर की ओर चलना, C पॉइंट की ओर। तो हम देखेंगे सबसे पहले C1 पे जो वैल्यू है वह कितनी है, 17 है पॉजिटिव। तो हम यहां से सीधा मान लिया इस पे 17 यहां पर आ रहा है, कितना आ रहा है, 17 आ रहा है किलो न्यूटन। ऐसा यहां पर भी इसको किलो न्यूटन में लिख दें। इसके बाद हम देख रहे हैं C पर एक वैल्यू दर्शाई, कौन सी, C1 वाली C पर ही दर्शाना। फिर C की खुद की वैल्यू देखेंगे तो उसकी आई 27 आ रही, तो 17 से 27 ज्यादा होता, तो हम यहाँ पर कितना लिख देंगे, 27 किलो न्यूटन। इसके बाद हम देख रहे हैं A पर भी कितनी है, 27, तो हम A पर भी कितना लिख देंगे, यहाँ पर 27 किलो न्यूटन।
अब हम क्या करेंगे इसको, जी यहाँ पर कोई भी यूडियल लोड नहीं है, तो ऐसा हम क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे और इसको फिर नीचे की ओर चलेंगे और जो 13 वाला पॉइंट है इसको सीधा इस तरह हमें मिलाना है एक दूसरे से, क्योंकि इसके बीच में क्या लग रहा है, यूडियल लोड में डायरेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पे मिलाते हैं। तो इसकी हमें क्या कर देना, हैचिंग कर देना। यहाँ पर पॉजिटिव ऐसा लिखते हैं, यहाँ पर नेगेटिव है तो ऐसा लिखते हैं, और वापस बस हमें हैचिंग कर देना है। तो ये हमारा शियर फोर्स डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू निकालेंगे और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कंप्लीट करेंगे। चलते हैं, इसको हम साफ कर देते हैं सबसे पहले। तो बेंडिंग मोमेंट के लिए सबसे पहले ऐसी हेडिंग डालेंगे, बेंडिंग मोमेंट हम फाइंड आउट कर रहे हैं, टेकिंग डाउनवर्ड फोर्स नेगेटिव एंड अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव। मतलब जो भी ऊपर से नीचे की ओर फोर्स लगा रहा है इनका इसी पॉइंट के अबाउट जब मूवमेंट लेंगे तो हम नेगेटिव लेंगे, और नीचे से ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा है उनका जब मूवमेंट लेंगे तो पॉजिटिव लेंगे। ये हमें लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बेंडिंग मोमेंट लिखना है, आपको समझने के लिए मैंने लिख दिया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं। ये जो पॉइंट है ए वाला और बी वाला पॉइंट, इस पे सबसे पहले हमें ऐसा लिख देना एम बी इक्वल टू 0 और एम ए इक्वल टू 0। मतलब जो हमारा पॉइंट बी है इस पे जो बेंडिंग मोमेंट होगा वह 0 लिखना है, और जो पॉइंट लास्ट वाला ए वाला इस पर भी बेंडिंग मोमेंट 0 लिखना है। किसी भी टाइप की आप सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे हो तो याद रखें, मूवमेंट के लिए हम पॉइंट बी और ए पे सबसे पहले 0 0 लिख देंगे, कोई भी क्वेश्चन। इसके बाद जो बचे हुए पॉइंट उस पर मूवमेंट निकालेंगे। जैसे कि हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की ओर चलते हैं तो पहला पॉइंट कौन सा, डी है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एम डी। मतलब जो मूवमेंट हम ले रहे हैं डी पॉइंट के अबाउट ले रहे हैं। अब डी पॉइंट के अबाउट देखेंगे कौन सा फोर्स लग रहा है, 20 लग रहा है, और हमें क्या लेना, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना। तो जो डी पर फोर्स लग रहा है उसकी डी पॉइंट के अबाउट डिस्टेंस कैसी है, 0 है, तो मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं, जिस पॉइंट के अबाउट हम मूवमेंट ले रहे हैं उसके राइट हैंड साइड में कुछ फोर्स लग रहा है, उन फोर्सों का भी उसी पॉइंट के अबाउट हम मूवमेंट लेते हैं। जैसे यहाँ डी पॉइंट के अबाउट हम मूवमेंट ले रहे हैं और डी पॉइंट से राइट हैंड साइड में एक फोर्स लग रहा है आरबी 33, तो इस फोर्स का भी हम डी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेंगे। तो नीचे से ऊपर की ओर लग रहा है तो हम इसको कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब जिस पॉइंट के अबाउट हम मूवमेंट ले रहे हैं वहां तक की डिस्टेंस, डी तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 1 मीटर है। इसको हम कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा, 33 किलो न्यूटन मीटर क्या होती है, जो हमारा मूवमेंट है उसकी किलो न्यूटन मीटर क्या होती है, यूनिट होती है। सेकेंड पॉइंट कौन सा हमने जैसा बताया था, मूवमेंट में C1, जो एक और पॉइंट लिया मैंने बीच वाला, इसमें शियर फोर्स में कैलकुलेट करने की जरूरत है। मूवमेंट बेंडिंग मूवमेंट के अंदर कोई किसी भी प्रकार की कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती, तो हम सीधी कहां पर कैलकुलेट करेंगे, सी पर कैलकुलेट करेंगे। तो डी के बाद सी पर कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, एम सी, मतलब होता है सी पॉइंट के अबाउट हम मूवमेंट ले रहे हैं। सी पॉइंट पर जो फोर्स लग रहा है वह 0 होता है तो हम लिख कर भी दिखा देते हैं 10, और सी पर जो सी पर 10 किलोमीटर फोर्स लग रहा है उसका सी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 डिस्टेंस हो जाएगी। अब हम देखेंगे उसके राइट हैंड साइड में एक फोर्स लग रहा है 30 किलो न्यूटन का, कितना लग रहा है 30 किलो न्यूटन का, तो हम ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है तो नेगेटिव लेंगे और 30 लिख देंगे। अब जहां फोर्स लग रहा है वहां से जिस पॉइंट के अबाउट हम मूवमेंट ले रहे हैं वहां तक की डिस्टेंस लिखेंगे। तो सी जहां फोर्स लग रहा है 30 किलोमीटर, वहां से सी तक की डिस्टेंस कितनी है, 1.5, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 1.5। फिर हम देखेंगे एक और फोर्स लग रहा है डी पर 20 किलोमीटर, ये भी ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है तो 20 लिख देंगे, मल्टीप्लाई डिस्टेंस का करेंगे। तो डी पर जहां फोर्स लग रहा है वहां से सी पॉइंट के अबाउट हम मूवमेंट ले रहे हैं वहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 1.5 और 1.5 3 हो जाएगी, तो 3 का सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। और आगे इसको सॉल्व करेंगे तो हम देख रहे हैं बी पर एक फोर्स लग रहा है तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर प्लस लगा देंगे, और बी पर जो फोर्स लग रहा है कितना लग रहा है, 33 किलोमीटर का लग रहा है। प्लस इसलिए लिया क्योंकि ये नीचे से ऊपर की ओर लग रहा है, और जहां पर फोर्स लग रहा है वहां से सी तक की डिस्टेंस देखेंगे तो कितनी हो जाएगी, 1.5 और 1.5 और 1, ये टोटल 4 हो जाएगी। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई किसका कर देंगे, 4 का कर देंगे। अब इसको हमें कैलकुलेट करना है, सी इक्वल टू जी 0 हो जाएगा तो 0 रहने दें, माइनस 30 का मल्टीप्लाई 1.5 में करेंगे तो जो मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ये आ रहा 45, और 20 का 3 में करेंगे तो -60 आ जाएगा, प्लस 33 का 4 में करेंगे तो इसकी मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ये आ जाएगा 130। तो अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो जो एम सी हमारा मूवमेंट है सी पॉइंट के अबाउट, वाई माइनस माइनस ऐड करते हैं, प्लस को प्लस में से घटा दे, तो ये आ रहा है 27 किलो न्यूटन मीटर। अब मूवमेंट कैलकुलेट करने के बाद हमें इसी डायग्राम के जस्ट नीचे यहाँ पर लिख लें एस एफ डी शियर फोर्स
डायग्राम अब बेंडिंग मोमेंट नीचे दर्शाना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे ऊपर किया वैसे ही हम एक लाइन खींच लेंगे हॉरिजॉन्टल, जस्ट नीचे। ऊपर हमें कैसी वैल्यू दर्शाना है, पॉजिटिव, और नीचे निगेटिव। तो देखते हैं एम बी और एम ए पे वैल्यू हमेशा जीरो रहती है, तो यहाँ पर ऐसा जीरो पॉइंट मार्क कर लें। अब हम देखेंगे डी पर जो वैल्यू है वह कितनी है। जो डी पर वैल्यू है वह कितनी है, सॉरी पहले डी पर देखेंगे तो 33 है, पॉजिटिव है, तो इसको हमने पॉजिटिव यहाँ पर लिख लिया है, 33 किलो न्यूटन मीटर। फिर हम देखेंगे सी पर कितनी, 27, तो सी वाला पॉइंट हमारा ए लाइन है, 33 से कम होगी तो हम क्या करेंगे, इधर नीचे थोड़ा सा कितने लिख देंगे, 27 किलो न्यूटन मीटर। तो यहाँ पर ऑलरेडी जीरो। अब याद रखें जहां पर हमारे पॉइंट लोड लगते हैं यूडीएल, यहाँ पर बीच में कोई लोड नहीं लग रहा है, सीधे हम क्या करते हैं, लाइन मिलाते हैं एक दूसरे से ऐसे। यहाँ पर भी ऐसे मिलाकर रख लें क्योंकि इधर भी कोई वैसा लोड नहीं लग रहा है। अब जितनी डिस्टेंस में यूडीएल लोड लगता है उसमें हम कर्व बनाते हैं पैराबोलिक। यहाँ पर हम एक ऐसा पैराबोलिक कर्व बना देंगे इस तरह, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमारा पैराबोलिक कर्व आएगा। पैराबोलिक कर्व कहाँ बनाते हैं, जहां पर यूडीएल लोड लगता है। तो प्लस वाली वैल्यू सारी है तो ऊपर प्लस लिख दिया मैंने, और इसको हम क्या करेंगे, ऐसी हैचिंग कर देंगे। याद रखें अगर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू निकालना पड़ती है तो जहां पर साइन परिवर्तन होते हैं, जैसे यहाँ पर साइन परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पर क्या होगी, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू होगी। या फिर जहां पर पॉइंट परिवर्तन साइन परिवर्तन होता है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। तो यहाँ पर हम वैल्यू निकालते हैं, जब भी क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया तो हम जरूर निकालते हैं, जैसे इसमें नहीं पूछा गया तो निकालने की जरूरत नहीं। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इस तरह इसको ड्रॉ करना है। ठीक है, हमने जैसे बताया मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं आप अगर आपके पास समय है, और पूछा गया है तो निकालना ही 100% है, और नहीं पूछा गया तो भी आप निकाल सकते हो, और नहीं निकालना चाह रहे हैं, अगर पूछा नहीं गया तो आप इतना भी छोड़ दें तो भी आपका आंसर राइट होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।